रही आज की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर जिस पर दिन भर नजर रही वो है अलकायदा के आतंकियों की, लेकिन आतंकी मंसूबों पर खूंखार सियासत हावी हो गई। जी हां, यह पहला देश होगा हिंदुस्तान जहां आतंकी पकड़े जाते हैं और आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उस पर सियासत होती है। यानी सियासतदान आतंकियों के साथ तो खड़े हैं लेकिन अपनी पुलिस के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। आज इन्हीं आतंकियों को दरअसल कोर्ट में पेश किया गया। आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि आतंकियों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, ये आपको बताएंगे। लेकिन वो तस्वीरें पहले देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आतंकियों को स्पेशल कोर्ट लेकर आया गया। स्पेशल कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। ये उस वक्त की गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी बस में दोनों आतंकियों को रखा गया था और स्पेशल कोर्ट लेकर पहुंचा गया उच्च न्यायालय। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर स्पेशल कोर्ट थी जहां कोर्ट के सामने दोनों आतंकियों को पेश किया गया। आइए आपको बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट में क्या कहा। एटीएस ने रिमांड में ओसामा के दोनों आतंकियों को भेजा गया है। कोर्ट में क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट में आतंकियों को पेश किया गया। एटीएस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। यह स्थिति थी, ये दोनों आरोपी, दोनों आतंकी कोर्ट में मौजूद थे। एटीएस ने इनकी रिमांड की मांग की कि 14 दिन की रिमांड दी जाए। अभी और जानकारी जुटानी है इन आतंकियों के बारे में। स्पेशल कोर्ट ने रिमांड की मंजूरी दी 14 दिन। अब ये फिलहाल अभी जेल में है। मंगलवार सुबह यानी कल सुबह से इनकी रिमांड शुरू होगी एटीएस की। आतंकी मसीरुद्दीन और मिन्हास को 14 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं रिमांड दिए जाने के बाद इन्हें फौरन रिमांड दिए जाने के बाद तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कोर्ट से निकले। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अगर वॉल दिखा सके, ये बस से निकलने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों को लेकर ये फौरन निकले। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट से निकलने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कार, वो साजिश वाली कार जिसके जरिए एक साजिश रची गई, वो मैं दिखा रहा हूं। कौन सी कार है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आतंकी मिन्हास के घर से बाकायदा एक एसयूवी बरामद हुई है। जी हां, ये एसयूवी मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग ग्रिड हटाएंगे और ये एसयूवी मैं आपको दिखाऊंगा। इस एसयूवी पर एक यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ है। जी हां, एक यूनिवर्सिटी का पास लगा है इस एसयूवी पर। देर रात को ही इस एसयूवी को निकाला जाता था। इस कार को पड़ोसियों ने यह बात बताई है। इसके अलावा आपको बताएं कि हर 6 महीने में इस गाड़ी के टायर बदल दिए जाते थे। यह बात बताई है पड़ोसियों ने। पुराने टायर करते थे इस्तेमाल। यह जानकारी इस गाड़ी के बारे में दी है। यह रहस्यमयी कार क्या है यह आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इतना ही नहीं, इन आतंकियों के बारे में बताएं, बाकायदा इन्होंने जो बम तैयार किए थे उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है कुकर, जो कुकर मिला इनके घर से। कुकर में बम बनाने की तैयारी थी। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। न सिर्फ कुकर, अगला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीर। अगली तस्वीर है बैटरी की। बाकायदा बैटरी बरामद हुई है। बैटरी के जरिए भी दरअसल ये बम बनाने की तैयारी में थे, यूपी को दहलाने की तैयारी थी। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप मैच स्टिक देख रहे हैं, यानी माचिस की जो तीली होती है वो भी बम में इस्तेमाल करने की इनकी तैयारी थी। और उसके अलावा ये खुद मानव बम की तैयारी में थे। अगली तस्वीर जल्दी से हम दिखाएंगे। ये आतंकी खुद मानव बम यानी ह्यूमन बम यानी फिदाइन हमला, आत्मघाती हमले करने की तैयारी में थे। आइए अब आपको बताते हैं इनकी तैयारी क्या क्या थी, कैसे इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से बम ये बना लेते थे। सबसे पहले मानव बम। जी हां, मानव बम कैसे, ये जो तस्वीर मैं आपको एक तरफ दिखा रहा हूं, कुछ इसी तरह आतंकी खुद में बम बांधकर और कहीं जगह पर जाकर, भीड़ भाड़ वाली जगह वो हो सकती है, वहां जाकर धमाका करेगा और खुद भी फटेगा और वहां मौजूद लोगों की जान का भी नुकसान होगा। मानव बम के जरिए दरअसल धमाके की साजिश थी, आत्मघाती धमाका। 15 अगस्त के आसपास धमाका करने की फिराक में थे ये आतंकी कि ठीक 15 अगस्त से पहले धमाका किया जाए। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, एक के बाद एक कई धमाकों की प्लानिंग थी। मानव बम से लखनऊ को दहलाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। तो मानव बम के अलावा आपको बताऊं, प्रेशर कुकर बम। अगला बम मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको प्रेशर कुकर नजर आ रहा है एक तरफ। इस प्रेशर कुकर में बम बनाने की तैयारी थी। कैसे? आतंकियों ने 3000 में कुकर खरीदा था, कुकर में बम तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने खुद के पैसे भी खर्च किए थे। इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और भीड़ वाली जगह पर फटने
पर बड़ा नुकसान हो इसकी साजिश थी। बम बनाने में बाकायदा माचिस की तीलियों के बारूद का भी इस्तेमाल किया जाना था। बैटरी बम में क्या करना था, ये बैटरी आप देख रहे हैं, जो एक आतंकी था वो बाकायदा गैराज में काम करता था और बैटरी के जरिए बम बना रहा था। रिक्शे की बैटरी से बम बनाने में जुटे हुए थे। ई रिक्शे की बैटरी से बम बना रहे थे। दरअसल आतंकी मिन्हाज बैटरी में बम बनाने में एक्सपर्ट था बैटरी के जरिए, और बम बनाने में माचिस की तीलियों का बारूद इस्तेमाल कर रहा था। ये आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर आतंकियों के निशाने पर था कौन कौन, जो साजिश रच रहे थे उनके टारगेट पर कौन कौन था, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, इनके टारगेट पर था अयोध्या, इनके टारगेट पर था मथुरा, इनके टारगेट पर था काशी, इनके निशाने पर थे वीवीआईपी, इनके निशाने पर कई सांसद थे और बीजेपी के बड़े नेता। लखनऊ भी इनके निशाने पर था, तो ये इनके निशाने पर थे। लेकिन इनको यह जरूर बता दिया गया था इन्हें बॉम्ब तैयार रखना है, इन्हें फंडिंग हो रही थी, लेकिन इन्हें अब तक यह साफ नहीं किया गया था कि आखिर सबसे पहले निशाना किसे बनाना है। तो ये सारे लोग इनके निशाने पर थे। आइए अब आपको बताते हैं कि ये आतंकी दरअसल लखनऊ में कब से रह रहे थे, इनका परिवार, इनकी पत्नी, इनके पिता क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं। तो ये आतंकी उत्तर प्रदेश के दिल लखनऊ में बैठकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे थे। लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा पाते, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने दोनों आतंकियों के टेरर प्लान को बर्बाद कर दिया। अलकायदा के दोनों आतंकियों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। पिछले काफी वक्त से ये लखनऊ में रह रहे थे, लगभग 12 साल से ज्यादा वक्त से। आतंकियों में लखनऊ में एक ठिकाना बना रखा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकी मिन्हाज की पत्नी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आतंकी की पत्नी लखनऊ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक मिन्हाज की 4 साल पहले शादी हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। पड़ोसी को जरा सुनिए। तीनों की फैमिली अलग अलग है, बस ये पड़ोसी कहा जा सकता है कि पड़ोस के हैं तीनों। एक लोग अपना बाहर जॉब करते थे। बाहर कहाँ, मतलब देश के बाहर? हाँ, सऊदी में 9 साल पहले वहाँ थे, उसके बाद यहीं रह रहे हैं। अभी यहीं रह रहे हैं और बाकी 2 लोग यहीं रहते हैं? जी जी जी। क्या करते हैं आप? क्या सर, हमारा 3 महीना पहले इस कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी दुकान थी और लॉकडाउन के दरमियान उसको हमने बंद कर दिया था। जी, अब उसका फर्नीचर वगैरह हम यहाँ। इनके घर पे आना जाना होता था? हाँ, मिलना जुलना होता था, अच्छे से मिलते थे। कभी मतलब बाहरी लोग, तमाम लोग आते जाते रहे हों, ऐसा कुछ ऐसा कभी आप? नहीं, कभी ना मैंने कोई भीड़ भाड़ देखा है, ना कोई शोरगुल देखा है। ये लोग शांत स्वभाव के थे, अच्छे से रहते थे, मिलना जुलना हम लोग से अच्छे से होता था। कि फैमिली में और कौन कौन लोग थे, मतलब बच्चे या फैमिली में माँ बाप? ये मैं कहना चाहूँगा, इसमें 3 घर हैं। तीनों घरों में किस फैमिली के लिए आप जानकारी चाहिए? तीनों की फैमिली के बारे में अगर आप एक एक करके बताओ। हाँ, गुड्डू साहब जो शाही साहब हैं, उनका घरेलू नाम गुड्डू है। गुड्डू साहब की छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं उनके। जी जी। बाकी दूसरे दो? हाँ, जो सिराज साहब हैं, उनका भी अपना छोटा सा परिवार है। अच्छा, उनके बच्चे वो कहीं वो उनका क्या? उनके बालिक हैं। एक हसन साहब हैं, वो अपना कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। एक अली साहब हैं, वो भी घर ही में रहते हैं। तो पड़ोसियों के मुताबिक आतंकी मिन्हाज अपनी पत्नी को यूनिवर्सिटी छोड़ने भी जाता था, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से मिन्हाज की पत्नी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहते थे। अलकायदा के आतंकी मिन्हाज के पिता सिराज, मां और उसकी पत्नी को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। दोनों को हिरासत में लेकर यूपी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और आतंकी कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं कि इनके तार कहां कहां तक फैले हुए थे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहर, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं काकोरी। जरा नजदीक से दिखाइए। काकोरी वो जगह जहां ये आतंकी छिपे हुए थे। काकोरी के अलावा मलियाबाद में दरअसल ये अपने साथी तलाश रहे थे। मलियाबाद के अलावा बाराबंकी वो जगह जहां से माचिस का मसाला इन्हें मिलने वाला था बम बनाने के लिए। कानपुर में भी इनकी तैयारी थी, कुछ लोगों से मिले थे, कानपुर से भी इसके तार जुड़े हुए। कानपुर के अलावा उन्नाव से बाकायदा फंडिंग की भी खबरें हैं कि उन्नाव से इन्हें पैसे भी मिल रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उन्नाव में आतंकी के परिवार वाले भी रहते हैं। इसके अलावा मेरठ में मैं आपको बताऊं, मेरठ से भी फंडिंग की जानकारी है। संभल में इन आतंकियों का जो
मास्टरमाइंड है वो संभल कर रहने वाला बताया जा रहा है। यह हिंदुस्तान की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि इसके तार कैसे विदेश से जुड़े हुए थे। अगले नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले यह साजिश पाकिस्तान में रची गई क्या, क्योंकि अलकायदा के तार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इनके तार म्यांमार से भी जुड़े हुए थे। इसमें क्या रोहिंग्या एंगल भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खासतौर पे अलकायदा के तार और जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। सऊदी अरब में भी आतंकी लंबे वक्त तक रहा है, वहां काम करता था बाकायदा, इसके पास पासपोर्ट भी था। तो ये थे इनके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है, इनका आका कौन था जो भारत में रहकर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। उसका नाम आपको बताएंगे। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है, उमर अल मंडी। उमर अल मंडी बताया जा रहा है कि टेरर के इस प्लान का असली मास्टरमाइंड वही है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन है यह उमर अल मंडी। आपको बता दें, लखनऊ से इसे गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों का हैंडलर है उमर अल मंडी। उमर अल मंडी ही भारत में अलकायदा की आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। वो खुद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से किसी इलाके में रहता है, वहां से ही वो भारत में आतंकी साजिशें रचता है। इसके अलावा अंसार गंजावतुल हिंद में आतंकियों की भर्ती करता है बाकायदा। युवाओं को बहकाकर वो उन्हें आतंकी बनाता है और उसने ही इस तरीके से लखनऊ में यह पूरा मॉड्यूल खड़ा किया है। आतंकी उमर अल मंडी उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह आपको बताएं, आतंकियों का पूरा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया। यह सारा चिट्ठा जो सामने आया, यह पुलिस और एटीएस के जरिए सामने आया। क्या कोई अब शक और शुबा रह जाता है? कोई यह मानेगा कि ये आतंकी नहीं थे, पुलिस झूठ बोल रही है? लेकिन देश के सियासतदान मानने को तैयार नहीं। वो अपनी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और अलकायदा के आतंकियों के साथ खड़े हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे और आतंकियों के साथ सहानुभूति रखेंगे। यूपी के पूर्व सीएम को पुलिस पर भरोसा नहीं तो बीजेपी ने पूछ लिया, पुलिस पर यकीन नहीं तो क्या अलकायदा पर भरोसा है? कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा है लेकिन यूपी पुलिस पर नहीं। वाह रे तुष्टीकरण की अंधी समाजवादी राजनीति। आतंक पर गंदी सियासत के जरिए लोगों में पुलिस की कार्रवाई पर शक का कीड़ा बोकर अखिलेश वोटों की फसल काटना चाहते हैं। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। हम कोई पॉलिटिकल दबाव में नहीं रखते हैं अपनी एजेंसियों को, क्योंकि ये तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। यही अखिलेश यादव जी की सरकार जब आई थी तो ये तो आतंकियों पर से मुकदमे हटाने के लिए भी आदेश कर रहे थे। तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, ये सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे और आतंकियों के साथ सहानुभूति रखेंगे। हालांकि अलकायदा के नाम पर अपना अपना कायदा अलापने वालों की जमात में अखिलेश अकेले नहीं। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं बच रही। मायावती ने एक ट्वीट कर कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया। मायावती ने लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। पहले अखिलेश फिर मायावती, सूबे के दो पूर्व मुख्यमंत्री कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बवाल लाजमी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप अच्छी तरह जानते हैं जिस ढंग से आतंकवादियों को, टेररिस्टों को, गुंडों को, जो समाज विरोधी तत्व थे उनको प्रश्रय मिलता था, उसी की भाषा वो बोल रहे हैं। जो देश के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, हम ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगे। अखिलेश यादव यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं कर रही है। यूपी पुलिस भी उन पर भरोसा नहीं करती। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भी अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं करती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं, योगी आदित्यनाथ ने 16 महीने बाद जनता दरबार लगाया। जी हां, योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिले। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फरियादी बैठे हुए कुर्सियों पर योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। ये वो तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें लखनऊ की, पहले हम आपको फुल स्क्रीन जरा दिखाएं। योगी पहले भी इस तरह का जनता दरबार लगाते रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पहुंचते हैं, योगी से अपनी शिकायत लेकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या परेशानी और क्या दिक्कत है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उनसे एक एक कर मिलते हैं और सभी की फरियाद सुनते हैं। वो तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से, यानी जब वो खुद सांसद थे उस दौरान, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर की तस्वीरें। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 10 से 11 बजे के बीच बाहर आते थे और लाइन से देखिए कुर्सियां लगी हैं, एक एक करके लोगों से मिलते थे, उनकी शिकायत की चिट्ठी लेते थे और उनके साथ जो आप टीम देख रहे हैं उन्हें सुपुर्द करते थे और वो इन फरियादियों की सारी समस्याएं दूर करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर योगी के जनता दरबार में कहां से लोग आकर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात में सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया। 16 महीने के बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में लोग फरियाद लेकर पहुंचे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में आने वालों में युवाओं की संख्या अधिक थी और सीएम योगी सुबह 9 बजे अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। वहां मौजूद लोगों की शिकायतें सुनी उन्होंने और अधिकारियों को मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर चलने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था और इस दौरान ऑनलाइन तरीके से जनता की शिकायतें सुनी जा रही थीं और उन्हें सुलझाया जा रहा था। लखनऊ के साथ ही सीएम योगी गोरखपुर में भी जनता दरबार लगाते रहे हैं। नियमित तौर पर योगी लोगों की शिकायतें सुनते हैं और अधिकारियों को मामले को सुलझाने के निर्देश देते हैं। हालांकि आपको बताएं, गोरखपुर दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा करते हैं, आरती में शामिल होते हैं और इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान मुख्यमंत्री गौशाला जाते हैं। करीब आधा घंटा गायों के बीच गुजारते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। इसके बाद सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। यह होता है योगी का रोज का रूटीन। तो योगी आदित्यनाथ की यही कार्यशैली है, यही वजह है कि विदेशी मुल्क यानी ऑस्ट्रेलिया भी योगी आदित्यनाथ को मांग रहा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया मांगे योगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम करके दिखाया है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से मांग हो रही है कि योगी आदित्यनाथ कुछ वक्त के लिए उधार दे दीजिए। ये वो मीटिंग है जब योगी आदित्यनाथ कोरोना के दौरान मीटिंग ले रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ उधार चाहिए। योगी मॉडल की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैग केली तो योगी आदित्यनाथ के इतने मुरीद हो गए हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से योगी को उधार मांग लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश क्या किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को हमें उधार दे सकता है, यह कहना है ऑस्ट्रेलिया के सांसद का, जिससे वो हमें आइवरमेक्टिन की कमी की समस्या से निकाल सकें। और दरअसल ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए यहां लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन डेल्टा वेरिएंट लगातार अपने पैर पसार रहा है। लॉकडाउन के बाद भी सिडनी में संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने कहा है कि इसकी वजह से हमारे देश में निराशाजनक हालात बन गए। हमें जिंदगी बचाने के लिए मजबूत नेताओं की जरूरत है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सांसद को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया। आपको बताएं, इस पर ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रैग केली ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का दौरा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन के सहारे कोरोना पर काबू पाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार की असफलता की वजह से यहां लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं सिडनी से बाहर नहीं जा सकता। आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्रैग केली जो योगी के मुरीद बन गए हैं, क्रैग केली है कौन। क्रैग केली ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं। कोरोना काल में क्रैग केली ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार का साथ छोड़ दिया था। अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तो ये था क्रैग केली का तारुफ। आपको बताएं तो न सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद, बल्कि आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है। WHO ने क्या कुछ लिखा था योगी की तारीफ में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। WHO ने लिखा था कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने गांवों में घर घर जाकर कोरोना मरीजों का पता लगाना शुरू किया है। टेस्ट के साथ लोगों को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। इससे कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। यह WHO की तारीफ थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों
चारों तरफ योगी योगी हो रहा है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि WHO ये आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका दुनिया भर में ऐसे ही नहीं बज रहा। 24 करोड़, जी हां, 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दुनिया के 4 देशों से ही कम है, यानी 4 देशों से ही कम है यूपी की जनसंख्या। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की वजह से WHO से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक मुरीद हैं। दरअसल खुद को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे, हालात की समीक्षा कर रहे थे। कोरोना से जब नेगेटिव हो गए उसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे राज्य का दौरा कर रहे थे। इकलौते मुख्यमंत्री थे जो कोविड केयर सेंटर भी जा रहे थे, अस्पताल भी जा रहे थे, जो आइसोलेटेड पेशेंट है उनसे भी मिलने जा रहे थे। हर दिन अलग अलग जिलों के कोविड सेंटर्स का दौरा किया, अस्पताल में जाकर मरीजों का हाल जाना, उनके इलाज के बारे में जानकारी ली और करीब 50 जिलों का दौरा किया। इससे तेजी से हालात सुधरे हैं और अब हालात ये हैं कि 24 घंटे में महज 134 नए मामले सामने आए। सुनिए, यूपी का हाल ये है, 24 घंटे में सिर्फ 134 मामले सामने आए हैं। इतनी तेजी से योगी ने काबू पाया है। देश के सबसे बड़े राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या यानी सक्रिय मरीज यूपी में सिर्फ 1594 हैं, 1594। 24 घंटे में यूपी के 42 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया। सोचिए जरा, 75 जिले हैं यूपी में, 42 जिलों में एक भी केस नहीं आया। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। 24 घंटे में 2,28,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। कोरोना रिकवरी रेट यूपी में 99% पहुंच गया है। दरअसल यह संभव हुआ योगी आदित्यनाथ के 3T फॉर्मूले से, यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के मंत्र के अच्छे नतीजों से। दूसरी लहर में काबू पाने के बाद अब तीसरी लहर को योगी आदित्यनाथ का वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर है कि तीसरी लहर को कैसे रोका जाए। दरअसल कोरोना काल में योगी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो लगातार एक्टिव रहे, लगातार दौरे करते रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता सिर्फ ट्वीट खेलते रहे, जबकि योगी लगातार एक्शन मोड में रहे और इसी वजह से दुनिया भर में उनके कामकाज की आज तारीफ हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं आसमान से कैसे मौत बरसी और उस मौत ने 70 जिंदगियां ले ली। जी हां, आसमान से बरसी मौत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। पूरा का पूरा ट्रक पलट गया, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये देखिए, आकाशीय बिजली चमकी और बिजली गिरी, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आपको बताएं 73 मौतें हुई हैं, यानी 70 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां कहां ये मौतें हुई हैं। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, जयपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बिजली कड़की और उसके बाद जब बिजली नीचे तक आई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, उसके बाद तहस नहस कई जिंदगियां चली गई। राजस्थान में मैं आपको बताऊंगा, अगर एम्बियंस सुनवा सके, देखिए जरा क्या हालात थी उस वक्त। देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, जयपुर की तस्वीर देखिए जरा। जब बिजली गिरी है, आकाशीय बिजली देखिए, जयपुर पे गिरी है। राजस्थान में 20 जाने गई हैं। जयपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और बारा, ये वो शहर है जहां जाने गई। आइए अब आपको दिखाते हैं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये भी जयपुर की तस्वीर है। जैसे ही बिजली गिरी उसके बाद फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है लोगों को बचाने के लिए। लोग कुछ समझ पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जैसे ही बिजली गिरी है बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। अकेले राजस्थान में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न सिर्फ राजस्थान, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में भी जाने गई है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाने गई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जाने गई है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा जान माल का नुकसान कहां कहां कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल 44 मौतें हुई हैं। आपको बताएं 47 लोग घायल हैं। यूपी में 200 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 23 मौतें हुई हैं, 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 16 जानवरों की मौत हुई है। जी हां, इसके अलावा बात करेंगे मध्य प्रदेश की, 15 मौत हुई है मध्य प्रदेश में, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं एमपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। जैसे ही प्रधानमंत्री को पता चला कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर क्या लिखा आपको बता रहे हैं। राजस्थान
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम से बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बिजली से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी, मरने वालों को के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है और पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं बड़ी चीज ये कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आकाश से बिजली जमीन पर आ जाती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिजली गिरने की वजह क्या है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिजली क्यों गिरती है, किन परिस्थितियों में बिजली जमीन पर गिरती है और जान माल का नुकसान करती है। समुद्र में सूर्य की गर्मी से भाप बनती है। सभी जानते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से भाप बनकर ऊपर जाता है पानी। उसके बाद क्या होता है, देखिए, भाप बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर यह बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। बादल के ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है, ऊपर गया बादल बन गया, बादल के ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है जिसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा ठंडा है उसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें यह कण होता क्या है, हवा के कणों से घर्षण करते हैं। यानी बादल के ऊपर ठंडा है और बर्फ के कण हैं और हवा के साथ घर्षण करते हैं। घर्षण करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर हिस्से में होता है। यानी ऊपर का जो हिस्सा होगा बादल का, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और बादल का जो नीचे का हिस्सा है इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा बिजली क्यों गिरती है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कैसे, जब कोई और बादल, तो बादल के भीतर बिजली चमकती है, कोई और बादल आकर इससे टकराया मान लीजिए, तो ऊपर और यानी दोनों चार्ज मिलते हैं तो बिजली डिस्चार्ज होने के लिए क्या होता है कि धरती की तरफ आती है और धरती की तरफ बिजली डिस्चार्ज होने आती है, जिसे बिजली का गिरना कहते हैं। बिजली जब गिरती है तो अमूमन पेड़ पर गिरती है जिससे वो सीधे जमीन में चली जाए, या घरों पर गिरती है जिससे वो जमीन में चली जाए, लेकिन इसका नुकसान जिंदगियों पर होता है। तो बिजली दरअसल इस वजह से गिरती है। तो एक ही आफत नहीं, एक और आफत आ जाई, उसका जिक्र करने जा रहे हैं। हिमाचल में बादल फट गया, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से घर देख रहे हैं तहस नहस हो गए। धर्मशाला में बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पूरा घर तहस नहस हो गया। गाड़ियां देखिए बह रही हैं, पूरा घर टेढ़ा हो गया। अगर आप देखें, रोड बह गई, सड़कें बह गई हैं। ये हालात हैं इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी ये देखिए, गाड़ी बह गई, पानी का रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी गाड़ी बह गई है, कार। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बादल फटने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई थी वहां। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मैंने आपको बताया बिजली क्यों गिरती है, अब आपको बताने जा रहे हैं कि बादल क्यों फटता है। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि बादल क्यों फटता है। बादल फटने का सामान्य मतलब यह नहीं होता है कि कोई गुब्बारा पानी से भरा फट गया हो और पानी आकर गिर गया है। इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फट जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर बादल फटते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, दरअसल पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा होती है। ऊंचाई की वजह से होता क्या है कि वो बादल तक पहुंचते हैं और बादल रुक जाते हैं पहाड़ों की वजह से। ऊंचाई की वजह से बादल रुकते हैं। रुके बादलों के कारण क्या होता है, बादल रुक गया तो अब वहीं पर तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रुके बादलों की वजह से तेज बारिश होती है। कुछ ही सेकंड में 2 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। अब 2 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद उससे ज्यादा तेज बारिश जो है ये सैलाब बन जाती है। और जब सैलाब बन जाती है ये, तो पहाड़ों पर पानी के साथ, जब पहाड़ ने बादल को रोका, वहीं 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, तो ये बारिश जब बहुत ज्यादा होगी तो अपने साथ मलबे को बहा कर ले जाएगी। और जब मलबे को बहा कर ले जाएगी और पहाड़ों के जरिए पानी में उतरेगी, तो फिर समतल इलाकों में बादल फटते हैं। तो जब इस तरह की भी खबरें आई, ये तो मैंने बताया जहां पहाड़ है वहां बादल फटते हैं, लेकिन जहां समतल है वहां क्यों बादल फटते हैं, जो नुकसान की वजह बन जाता है जब ये मलबा बहकर जाता है। आपको बताएं 2005 में मुंबई में बादल फटा था। अब आप कहेंगे कि पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ ने बादल रोक लिया था, लेकिन मुंबई में कैसे फट गया? हुआ क्या वहां की गर्म हवा से, बादल जब वहां गर्म हवा से टकराया तो फटा। यह भी बादल फटने की एक बड़ी वजह है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, तीसरी लहर की आहट है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। अब लोग बेफिक्र हो गए। ये देखिए जरा, ये दिल्ली की बाजार की तस्वीरें।
क्या कोरोना चला गया है? ये तस्वीरें डरा रही हैं, दहशत पैदा कर रही हैं। इस भीड़ में सोचिए लोग कितने बेफिक्र हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है, कोई फिक्र नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे लोग बैग पैक करके निकल गए हैं सैर के लिए। ये सोच रहा है कोरोना हमारे बीच है नहीं। जरा मसूरी की तस्वीरें देखिए, बिना मास्क नहीं लगा रखा है, बिना मास्क टहल रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। ये तस्वीरें पूरे देश को डरा रही। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं केम्प्टी फॉल की, देखिए, ये देखिए जरा, ये पिछले दिनों तस्वीर आई, भीड़ देखिए जरा, किसी ने मास्क लगा नहीं रखा है। केम्प्टी फॉल में घूमने गए परिवार के साथ, परिवार की जान की भी परवाह नहीं है। मनाली की तस्वीरें देखिए जरा, अगली तस्वीर में आपको मनाली की दिखा रहा हूं। ये देखिए, लगेगा ये स्पॉट पर देखिए, यहां से वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, लेकिन किसी को डर और खौफ नहीं है। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। मनाली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जरा कितनी भीड़ है। अभी हम दूसरी लहर से निकले हैं, केसेस कम होने शुरू हुए हैं। ये शिमला की तस्वीर है। शिमला के बाद मैं आपको नैनीताल की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, नैनीताल में भी जहां तक आपकी नजर जाएगी झील में, देखिए जरा, लोग घूम भी रहे हैं, लोग सैर भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों को यहां जाना हो सकता है सुकून दे रहा हो, लेकिन कोरोना के लिहाज से ये डराने वाली तस्वीरें। आइए अब आपको दिखाते हैं, लोग तो घूमने निकल रहे हैं। एक लड़का, 4 से 5 साल का लड़का, हर शख्स से कह रहा है मास्क लगा लो, लेकिन कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं। सुनिए जरा। का मास्क है, दोनों का मास्क है, तुम्हारा दोनों का मास्क है, बिना मास्क के तुम मास्क है, तेरा मास्क है। थैंक यू। तुम्हारा दोनों का मास्क है, बिना मास्क, तुम्हारा दोनों का मास्क हमारे पीछे अरे बेटा मास्क लगा। तो तीसरी लहर की आहट है, लेकिन अब तक किसी को इल्म नहीं कि तीसरी लहर बहुत नजदीक है। आइए अब आपको बताते हैं तीसरी लहर से क्यों डर नहीं रहे, बल्कि बाकायदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, राज्यों को बाकायदा चेतावनियां जारी की हैं कि सावधानियां बरतें। ये राज्यों से बाकायदा कहा गया, लेकिन लोगों में डर खौफ खत्म हो गया। शायद उन्हें इल्म नहीं है कि वो कौन सा खतरा मोल ले रहे हैं। राज्यों से कहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ाएं, बार बार अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगाह कर चुके हैं। ऑक्सीजन की स्थिति पर बैठक की है। कल 8 राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना की स्थिति पर नजर प्रधानमंत्री ने बना रखी है। आइए आपको बताते हैं जल्दी से कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जी हां, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 19 जुलाई से। 90% संसद सदस्यों को वैक्सीन लगी है अभी तक। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 232 है। 179 सांसदों को वैक्सीन लगाई गई है अब तक, और 39 सदस्यों को अभी पहली डोज लगी है, और 5 राज्यसभा सदस्य अभी कोरोना से उबरे हैं। 9 राज्यसभा सांसदों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है अभी तक। लोकसभा में 540 सदस्यों में 444 को वैक्सीन लग चुकी है, और 321 लोकसभा सदस्यों को दोनों डोज लग चुके हैं। यानी एक तरफ कोरोना की आहट है और दूसरी तरफ लोकसभा भी और राज्यसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। बहरहाल वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जो तस्वीरें दिखाई हैं वो डराने वाली हैं। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।